सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑडिट जो है सीए इंटर में ऑडिट सब्जेक्ट उसको आखिर कैसे 1.5 डेज में कवर करा जाए। बहुत सारे लोगों को इस बारे में टेंशन होती रहती है क्योंकि ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है जो कि प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इतने कम टाइम में। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा आपका लोड जो है कम कर देने वाली हूँ, थोड़ी सी आपकी टेंशन कम कर देने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस सीक्वेंस में कौन से चैप्टर्स करने हैं जो कि आपको मदद कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में। तो इन चैप्टर्स को ज़रूर से फॉलो करें। ऐसे कैसे पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूंगी, आपको बस एज इट इज़ उसको फॉलो करना है। थोड़ा सा मुझ पर बिलीव रखना है, थोड़ा सा खुद पर बिलीव रखना है, और डेफिनेटली हम लोग साथ में मिलकर इस बार एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कुछ अचीव कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते सीधे मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या चैप्टर्स आपको करना है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है, आपको फर्स्ट ही चैप्टर करना है। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, बट बहुत ज़रूरी है इस बेसिक से इसमें। और इसमें भी खास करके जो एसेस आएंगे 210 और 220, ये तीनों एसेस करना बिल्कुल भी ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड में आपको करना है चैप्टर 11, उसमें 706, 705, 701 और 700, ये सारे एसेस स्पेशली इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना और अच्छे से करना है। थर्ड आप करोगे कंपनी ऑडिट वाला चैप्टर। फोर्थ आपको करना है ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़ वाला चैप्टर, उसमें भी खास करके ऐसे 150 और 151 का अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो। और ये सब करने के बाद आप ये सारे चैप्टर्स उठाना, जैसे कि एक मैंने इसमें वो बना दी, ये 4 चैप्टर्स का बना दिया है, 2, 3, 4, 5। इनमें से आप सीक्वेंस जो अपने हिसाब से ले सकते हो, बट सेकेंड प्रायोरिटी पर आप ये वाले चैप्टर्स करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। थर्ड प्रायोरिटी के जो चैप्टर्स रहेंगे वो रहते हैं 7th, 8th, उसके बाद 6th, 12th और फिर लास्ट में 9th। तो अगर आपको, हमको क्या रहता है, कन्फ्यूजन होता है बहुत सी बार कि कौन सा चैप्टर स्टार्टिंग में उठाएं, और अधिकतर जो चैप्टर्स हम एंड में उठाते हैं ना वो रह जाते हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा शॉर्टेज हो जाती है। तो क्या रहता है कि अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर लास्ट में जैसे रह गया तो दिक्कत हो जाती है, इसीलिए सीक्वेंस जाना बहुत ज़रूरी है। क्या अगर इस सीक्वेंस में अगर आपने इस सीक्वेंस का 70 या 80% तक भी फॉलो कर लिया ना, तो डेफिनेटली आपके 70 से 75 नंबर तो कहीं नहीं गए। तो कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने के लिए ये सीक्वेंस जो है मैं आपको बता रही हूँ, बट अगर आप सारा कुछ कवर कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अब मैं आपको एसेस की वो बता देती हूँ कि प्रायोरिटी पर आप क्या क्या करोगे। सर 200, 210, 220, 230, 240, 300, 315, 330, 500, 501, फिर 530, 570, 580, 700, 701, 705, 706, ये सारे जो एसएससी आपको प्रायोरिटी पर करने हैं। मतलब अगर आप कर पाओ तो ये सारे जो है ये प्रायोरिटी पे रहेंगे। सेकंड प्रायोरिटी पे जो बी कैटेगरी रहती है जिसको हम बोल सकते हैं, उस पर आप ये सारे एसेस कर सकते हो। 450, 510, 540, 550, 560, 610 और 710। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचे तो आप सी कैटेगरी के एसेस कर सकते हो, जो कि है 250, 260 और 265। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप डी कैटेगरी के ऐसे कर सकते हो, जो कि है 600, 620 और 402। ये सीक्वेंस मैंने आपको क्यों बताई है, ये सीक्वेंस इसलिए बताई गई है आपको क्योंकि हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते ऐसे इसमें। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप कोई इंपॉर्टेंट ऐसे छोड़ो, उसकी बजाय आप ये जो प्रायोरिटी वाला है ये सबसे पहले कवर कर लेना। उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो फिर आप बी, सी, डी ऐसे वाली कैटेगरी के जो ऐसे से वो कवर कर सकते हो। थ्योरी में मैं आपको आगे की वीडियोस में कुछ टिप्स, आगे की जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। ये टिप्स फॉलो अगर आपने कर ली तो डेफिनेटली आपका लाइफ में, मतलब स्पेशली ऑडिट और EISSM वाला जो पेपर है थ्योरी का, इसमें आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो सबसे फर्स्ट टिप तो मेरी आपको यही रहेगी कि चाहे आपको जितना भी कुछ आता हो, मतलब आपने 50% करा हो, 60% आपका रिवाइज हुआ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस, लेकिन हमको पेपर में 100% अटैम्प्ट करके एटलीस्ट आना है। थ्योरी देखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैंने आपको बोला था कि यार मतलब तुम अटैम्प्ट कर लेना, कुछ भी 1-2 शब्द लिख लेना, बट यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको अगर नहीं भी आता ना तो भी कम से कम 1-1.5 पेज तो भर कर आना। मतलब इतना, इससे ज़्यादा नहीं, पर 1 पेज तो एटलीस्ट आप भर कर आना। मतलब जो उसके आसपास का, जो आपको उससे रिलेटेड जो कुछ भी आता हो, दूसरे चैप्टर का जो आपने कर रखा है वो भले ही लिख देना, बट एटलीस्ट क्वेश्चन को मत छोड़ना। कुछ भी आपको जो थोड़ा बहुत भी आइडिया, अगर लेक्चर्स वगैरह देख रखे हो तो कुछ भी आप लिख सकते हो। लेकिन मेरे को बहुत अजीब लगता है जब लोग बोलते हैं ना कि हमने सिर्फ 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करा है,
तो आपने तो अपने यहाँ पे चांसेस ही कम कर लिए। मतलब अगर आप जैसे कि जो 100 मार्क्स का लिख रहा है, भले ही 30 मार्क्स का आपने कुछ भी लिखा है, लेकिन एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम से कम, मतलब कम से कम वो आपको 3-4 मार्क्स तो देगा ना, कम से कम मैं बोल रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 नंबर भी आपको मिल सकते हैं अगर आपने उसकी चीज़ के कुछ अराउंड लिखा है तो। क्योंकि एग्जामिनर भी सोचेगा कि यार बच्चे ने इतना सारा लिखा है तो वो कुछ तो नंबर देगा आपको। ऐसे बिल्कुल वो क्वेश्चन आपका कट तो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा है वो क्वेश्चन, आप करके ही सिर्फ 70 नंबर का आए हो, तो फिर मार्क्स की आप उम्मीद कैसे कर सकते हो। तो इस टिप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने बिल्कुल ब्रेन में इसको घुसा लो कि हमको कुछ भी हो जाए, पूरे 100 मार्क्स का हमको पेपर अटेम्प्ट करना है, चाहे आता हो कोई क्वेश्चन चाहे नहीं आता हो, हम तो भाई लिखेंगे। अब क्या लिखना है वो मैं आपको नहीं बता सकती, वो आपको खुद को सोचना होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे में वो कैपेबिलिटी कि आप लिख सकते हो। सेकेंड टिप फिर ये रहती है कि हमको इसमें थ्योरी रहती है ना, इसमें हमको कन्फ्यूजन होता है कि क्वेश्चंस डायरेक्ट आने वाले हैं, केस स्टडीज बेस्ड आएंगे। देखो मेरे अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो क्वेश्चंस काफ़ी सारे, मतलब 80% ऑफ द क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट आए थे। इस टाइप से डायरेक्ट आए थे कि डिफरेंस बता दो, जैसे व्हाट इज वाले बता दो। और मैंने बहुत सारे पेपर्स को इवेल्युएट करा है, ऑडिट में अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है ना बिल्कुल आपको डायरेक्ट दिए होते हैं। तो अगर आपको उसकी हेडिंग्स याद है अच्छे से, तो अंदर का तो आप मन से लिख सकते हो। एक अंडरस्टैंडिंग लेनी अंदर की बहुत है। तो आपको एग्जाम के टाइम पर ये 1.5 डेज में थ्योरी में हेडिंग्स ही याद करनी है। अगर पॉइंट्स में कोई चीज़ दी हुई है तो उसके जो भी हेडिंग्स है वो आप याद कर लो। एग्जाम में वो एज इट इज़ हेडिंग्स लिखो, उसको अंडरलाइन करके आ जाओ, तो एग्जामिनर को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। नीट और क्लीन प्रेजेंटेशन कर दो तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाएगा। थोड़ा सा अगर 5 से 10 मिनट आपके एग्जाम में बच रहे हैं तो उसको वेस्ट मत करो, लाइंस खींच दो, एक और बार पेपर देख लो, कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं आए, कोई चीज़ आपने गलत तो नहीं लिख दी है। ये सारी चीज़ें जो रहती है बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत ही बेसिक चीज़ है। यही हम एग्जाम में कई बार टेंशन की वजह से भूल जाते हैं। उसके बाद जैसे कि हमको सिर्फ एक ब्लैक पेन ही यूज़ करना रहता है, ब्लू और ब्लैक पेन जब हम यूज़ करते थे तो फिर हमको थोड़ा वो मिल जाता था कि यार पेपर थोड़ा अच्छा लिख रहा है। लेकिन अब सिर्फ ब्लैक पेन ही यूज़ करना है, तो अब अपने पेपर को अच्छा प्रेजेंटेबल कैसे बना सकते हो। जो चीज़ मतलब जैसे एक तो अच्छी राइटिंग में लिखो, फिर अगर हेडिंग्स लिख रहे हो तो हेडिंग्स लिखो, उसके नीचे एक लाइन छोड़ दो, फिर वो लिखो जो नया क्वेश्चन है वो नए पेज से स्टार्ट करो। तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम आपको सबसे ज़्यादा काम आएगी। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो एग्ज़ाम से पहले, लाइक पेपर आने से पहले हमको 15 मिनट जो मिलते हैं ना, जब इसमें हम पेपर देखते हैं कि अब लिख नहीं सकते, सिर्फ वो रीडिंग टाइम होता है, उस टाइम पर आपको ऑडिट के पेपर में क्या करना है बेसिकली। तो उस टाइम पर हमको कंपलसरी क्वेश्चन तो बिल्कुल ही मत देखना। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें आपको देखने हैं कि ऐसे लाइक आपने जो भी चैप्टर्स करे हैं, बहुत सारे लाइक बच्चे जो रहते हैं वो कर लेते हैं, सारे चैप्टर्स कर लेते हैं, लेकिन 90% ऑफ स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो सारे चैप्टर्स रिवाइज नहीं कर पाते 1.5 डेज में। तो हमारी एक सीधी सिंपल सी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हमने जो चैप्टर्स करा है ना, एग्जाम में उन 15 मिनट में फटाफट उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आए वो सब छाट लो और उस पर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि ठीक है, मतलब देख लो आपके 40 से 50 नंबर तो हमारे आराम से सिक्योर हो गए। तो एग्जाम में 1-1.5 घंटा जितना भी आपने करा आराम से मस्त, जितना अच्छी तरीके से हो सके उसको लिखो बिंदास तरीके से। अब जो नहीं आता है वो भी हमको लिखना तो है ही सही, तो उसको भी लिख दो तो एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। और नहीं आती हुई चीज़ें भी बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि आने लग जाती है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में बन चुका है कि यार मतलब हमारे एटलीस्ट 45 या 50 नंबर तो हमने सिक्योर कर लिए, मतलब पास तो हम डेफिनेटली हो चुके हैं। तो ये जब सारी जो ट्रिक्स रहती है ना, ये हमको छोटी छोटी ट्रिक्स जो रहती है एग्जाम में अप्लाई करने की होती है और ये बहुत बेनिफिट करती है बाद में। उसके बाद एक थ्योरी में जो रहता है राइटिंग पैटर्न, कि थ्योरी का राइटिंग पैटर्न क्या होना चाहिए। देखो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो फिर उसमें तो आपको सभी को पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर हेडिंग्स आप लिख सकते हो या फिर आप जो क्वेश्चन में पैराग्राफ से लाइन से कुछ वो ऐसी कैसी लिख सकते हो। लेकिन जहाँ पर केस स्टडी बेस्ड या थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, वहाँ पर हमको राइटिंग पैटर्न में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो राइटिंग पैटर्न जो रहता है वो लॉ का जैसे आपने लिखा था उसका बिल्कुल सेम रहता है। सबसे पहले जैसे कि आप लिख दो कि प्रोविजन क्या कहता है, उसके हिसाब से आप बाद में सेकेंड पैरा में आप लिख दो कि जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। थर्ड में आप रिलेट कर दो कि प्रोविजन और क्वेश्चन का आपस में रिलेट कैसे हो रहा है। और फोर्थ पैराग्राफ में आप अपना कंक्लूजन लिख के आ जाओ। उसके बाद मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी छोटी सी, कि अगर कोई जो क्वेश्चन है आंसर उसका आप पॉइंट्स में लिख रहे हो तो बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी का आंसर आप पैराग्राफ्स में लिख रहे हो तो आप ऐसा कर रहे हो कि पूरा पैराग्राफ आपने पूरा पेज जो है वो भर दिया है, बिल्कुल भी आपने गैप नहीं छोड़ी है बीच में। तो ये थोड़ा सा प्रेजेंटेबल नहीं लगता है मेरे हिसाब से।
तो मैं क्या करती थी स्पेशली कि जब भी मुझे कोई पैराग्राफ लिखना रहता था ना, मैं 3 से 4 लाइन से बड़ा पैराग्राफ नहीं करती थी, क्योंकि फिर इतना बड़ा पढ़ने में नहीं आता है, एक वो इल्यूजन सा हो जाता है कि यार इतना बड़ा पैराग्राफ है ना, मतलब फालतू चीज़ें बहुत सारी होगी। तो जो पैराग्राफ्स आपने उनको कट शॉर्ट करके लिखो, और लास्ट में जो आप कंक्लूजन लिख रहे हो ना उस पर स्पेशली ध्यान दो, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और स्टार्टिंग में जो आप प्रोविजन लिख रहे हो वो भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको एसएस के नंबर वगैरह याद नहीं रह रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, जितना आपको याद हो रहा है उतने में कॉन्फिडेंट रहो और सब आराम से लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर इतना टफ नहीं आएगा, आप आराम से क्लियर कर लोगे। अगर आप फ्री माइंड से जाओगे तो आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।